हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसके मेन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम इनको सिद्धांतों के साथ साथ विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रमुख सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका बीए थर्ड ईयर का जो आपका पेपर है भारत की विदेश नीति, उसका सेकंड क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसके पहले हम बना चुके हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। और साथ में एमए वालों का भी भारत की विदेश नीति पेपर है, उनका भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के? तो शुरुआत करते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत कब हुई, भारत की जो विदेश नीति है वो कब स्टार्ट होती है। तो ये आता है कि जब भारत की विदेश नीति जो है वो कब से शुरू होती है। तो भारत की विदेश नीति जब अपना देश आज़ाद होता है 1947। देश आज़ाद होने के बाद ही किसी भी देश की विदेश नीति स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है और उसके बाद हमारे पास ये पावर होते हैं कि हम जो है अपनी विदेश नीति बना सकते हैं, या फिर हम अपनी विदेश नीति किस तरह बनाते हैं ये बात भी है। तो भारत की जो स्थिति थी उस समय की हम स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसी सिचुएशन थी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अब ये सिचुएशन आ जाती है कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ ये पहले विदेश मंत्री भी कहलाते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन उस टाइम पे इस तरह की थी। उस समय जब हम देखते हैं सिचुएशन की बात करते हैं तो पूरे विश्व में क्या चल रहा था। तो उस समय विश्व में चल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जो है पूरा विश्व जो है वो दो खेमों में, दो गुट में बढ़ चुका था। और वो गुट थे, एक था अमेरिकी गुट, दो गुट जो है उसमें पूरा विश्व जो है दो गुट में बन चुका था। एक आपका आ गया था अमेरिकी गुट और एक आपका आ गया था सोवियत संघ, सोवियत गुट। मतलब कि अमेरिका और रूस दोनों जो है वो क्या कर रहे थे, आपस में जो है इन दोनों के बीच क्या चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध इन दोनों देशों के बीच में चल रहा था। तो यही स्थिति हम देखते हैं कि शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। अब दो गुट बन गए थे, एक था अमेरिकी गुट और एक था सोवियत संघ। अब भारत जो है वो आगे जाकर क्या करता है, अपनी विदेश नीति किस तरह की बनाता है। निरपेक्षता की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता की नीति क्या होता है? ठीक है, तो देख लेते हैं कि उस समय किस प्रकार की स्थिति थी। तो विश्व राजनीति में भारतीय विदेश नीति का दृष्टिकोण मुख्य रूप से गुट निरपेक्ष या गुट निरपेक्षता का रहा है और इसे भारतीय विदेश नीति का सार कहा जाता है। तो द अप्रोच ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज़ बीन मेनली ऑफ नॉन अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट। इट इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो उसने पाया कि विश्व राजनीति दो समूहों में बट गई है। देखते हैं कि हम जब भारत जो है वो स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, तो विश्व की जो राजनीति वो दो समूह में, दो गुट में बट जाती है। ठीक है, व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट शी फाउंड दैट वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स में जो है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। पहला जो गुट है, फर्स्ट जो ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, उसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। और दूसरे का कौन कर रहा है, सोवियत संघ। दो गुट बन जाते हैं, एक का जो है अमेरिका और एक है आपका सोवियत संघ, मतलब कि रूस। वन फंक्शन वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर बाय द सोवियत यूनियन। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में बटे हुए, अधिकतर जो देश हैं जो दो खेमों में, दो गुट में बढ़ चुके हैं। आधे अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, आधे सोवियत संघ की तरफ जा रहे हैं, जिसमें शीत युद्ध चल रहा है। दोनों के बीच में जो है वो कोल्ड वार, शीत युद्ध जो है दोनों के बीच में चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर डिवाइडेड इंटू टू अपोजिंग कैंप्स इन विच द कोल्ड वार वॉज गोइंग ऑन। भारत किसी भी शक्ति गुट में, भारत जो है वो किसी भी शक्ति गुट में शामिल होकर इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। भारत नहीं चाहता है
की जो स्थिति हो और ज़्यादा बड़े तनाव की स्थिति हो जाए या फिर जो है सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाए तो भारत नहीं चाहता है किसी भी गुट में शामिल होना। और भारत की जो स्थिति थी, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, वो वापस से भारत जो है वापस से पीछे नहीं जाना चाहता था, किसी के पीछे चलना नहीं चाहता था। वो अपने निर्णय खुद लेना चाहता था और वो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता था। वो वापस से किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। इसीलिए जो है वो भारत ने ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि हम जो है वो दोनों ही गुटों से अलग रहेंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। उसने बीच का एक रास्ता निकाला है कि न तो हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे, न ही सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, क्योंकि हम दोनों ही गुट में से अगर किसी एक में शामिल होते हैं तो जो है वो भारत को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है और भारत जो है वो फिर से वापस से गुलामी जो है वो नहीं चाहता था। वो आज़ाद रहना चाहता था, अपने स्वतंत्र विचार रखना चाहता था और वो किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। तो विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में बट गए थे और इसमें क्या चल रहा था, कोल्ड वार, शीत युद्ध चल रहा था। अब ये शीत युद्ध क्या होता है, तो शीत युद्ध की जब बात करते हैं तो शीत युद्ध का मतलब होता है कि बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध। ऐसा युद्ध जो हथियारों के द्वारा नहीं लड़ा जाता है, बल्कि वाक युद्ध, मतलब कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके बोल कर ही ये युद्ध, न्यूज़ वगैरह चैनल में जो भी है बोल करके युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, भारत किसी भी शक्ति गुट में, भारत जो है वो किसी भी शक्ति गुट में शामिल होकर इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता था। भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। इंडिया डिड नॉट वांट टू increase this tension by joining and power bloc. India adopted an independent foreign policy, है ना। भारत के नीति निर्माताओं ने, भारत के जो नीति निर्माता हैं, उन्होंने ये तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी सवालों पर वे गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे, मतलब कि वो जो है वो शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडियन डिसाइडेड दैट on all questions of international politics they would follow the policy of non alignment. non alignment का क्या करेंगे, वो पालन करेंगे। भारत द्वारा दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में जाना जाता है। तो गुट निरपेक्षता की नीति क्या होता है, तो भारत द्वारा जो दोनों गुटों में से, दो गुट है, दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना और क्या करना, पृथक अलग रहने की नीति को ही हम क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्षता, मतलब कि गुटों से अलग रहना कहा जाता है, नाम दिया गया है। द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया टू स्टे सेपरेट फ्रॉम बोथ द फंक्शन इज नो एज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इस नीति का अर्थ है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दो गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा, बल्कि अलग होने के बाद भी उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा भारत। और एक ये भी कारण था कि भारत जो है किसी से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। भारत नहीं चाहता था कि कोई भी देश उसका शत्रु बने। अगर वो अमेरिका की, जैसे कि उस समय की स्थिति देखें तो अमेरिका जो है वो हमारा मित्र राष्ट्र था, मतलब कि अमेरिका ने हमारी सहायता की थी, तो अमेरिका की हम जो है वो सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम सोवियत संघ से शत्रुता मोल ले। तो हम किसी भी देश के साथ शत्रुता नहीं लेना चाहते थे और सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाना चाहते थे और उनकी बिना शर्त मदद से इसके विकास के लिए तैयार रहेगा, और जो है बिना शर्त मदद से इनके विकास के लिए तैयार रहेगा। दिस पॉलिसी मीन्स दैट इंडिया विल नॉट join either of the two functions of the current world politics, but will try to maintain friendly relation with them even after being apart, and will be ready in its development with their unconditional help. गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि भारत विश्व की समस्याओं के प्रति उदासीन है। भले भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपना रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत क्या है, उदासीन है, मतलब कि पूरी तरह से वो भाग नहीं ले रहा है। भारत भाग ले रहा है, वो सही गलत का साथ भी देगा, पर वो जो है गुटों में शामिल होना नहीं चाह रहा है। नॉन अलाइनमेंट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, भारत जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है प्रॉब्लम्स के प्रति क्या है, उदासीन है। इसका अर्थ सकारात्मक है। इसका जो अर्थ है वो क्या आ जाता है, सकारात्मक है, अर्थात जो सही और उचित है उसकी मदद करना और समर्थन करना, और जो अन्याय और गलत है उसकी आलोचना और निंदा करना।
अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए पंडित नेहरू जी ने उस समय जो है अमेरिका की सीनेट जो है उसमें कहा था कि अगर आज़ादी का हनन हुआ तो न्याय की हत्या होगी या कहीं पर हमला होगा, न तो हम आज वहाँ तटस्थ रह सकते हैं और न ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। ये पंडित नेहरू जी के वाक्य हैं। जो सेकेंड महत्वपूर्ण सिद्धांत है या विशेषता है भारत की विदेश नीति का, वो आ जाएगा आपका विश्व शांति एवं युद्धों का विरोध, वर्ल्ड पीस एंड अपोजिशन ऑफ वार्स। ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख जो है वो सिद्धांत है या फिर विशेषता बोल सकती है। भारत जो है वो शुरू से ही पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। भारत चाहता है कि विश्व में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, युद्ध ना हो, हिंसा नहीं हो, सारे देश आपस में जो है मिलजुल कर रहे। ये भारत का शुरू से ही मानना है। भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत ने प्रारंभ से ही यह महसूस किया है कि युद्ध व संघर्ष जो होता है, युद्ध व संघर्ष नव स्वतंत्र भारत के सर्वांगीण विकास में बाधा है। भारत नया नया आज़ाद हुआ है, भारत नहीं चाहता है कि युद्ध क्या हो, अगर युद्ध होगा तो भारत का जो है विकास डेवलप नहीं हो पाएगा, इसीलिए भारत जो है इसका विरोध करता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ वर्ल्ड पीस। जो है वर्ल्ड पीस को इंडिया जो हमेशा सपोर्ट करता है। इंडिया realized from the very beginning that wars and conflicts were a hindrance to the all-rounder development of newly independent India. अतः अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए भारत शुरू से ही शांतिमय साधनों, द्विपक्षीय वार्ता, समझौते, पंच निर्णय आदि पर बल देता रहा है। हमेशा से ही जो भारत है कि जितने भी विवाद हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो विवाद हो रहे हैं, उनके लिए क्या जो है शांतिमय साधनों का ही उन्होंने जो है प्रयोग किया है कि वार्ता के द्वारा, समझौते के द्वारा या फिर संधि के द्वारा जो है समस्या का हल निकाल दिया जाए। भारत की यह मान्यता है कि उन्नत शस्त्रों के इस युग में यदि तीसरा युद्ध हुआ तो उसका अर्थ होगा संपूर्ण सभ्यता की समाप्ति। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और आजकल जो है शस्त्र जो है वो और भी ज़्यादा, हथियार जो है और भी ज़्यादा बन चुके हैं देशों में। तो उन्नत शस्त्रों के इस युग में यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका अर्थ होगा संपूर्ण सभ्यता की समाप्ति। Therefore, for the settlement of international disputes, India has been emphasizing on peaceful means, bilateral negotiation, agreements, arbitration. It's from the beginning. It is the belief of India that if the Third World War takes place in the era of advanced weapon, it will mean द एंड ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। भारत ने न केवल विश्व शांति का सैद्धांतिक समर्थन किया अपितु उसके लिए सक्रिय भूमिका भी अदा की है। भारत पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का इच्छुक रहा है। India not only supported world peace in principles but also played an active role in it. India has been keen to settle disputes with neighboring countries peacefully. तीसरा जो अपना प्रमुख सिद्धांत आ जाएगा भारत की विदेश नीति का, वो आ जाएगा आपका साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं प्रजातिवाद का विरोध। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं प्रजातिवाद का विरोध करना। भारत जो है वो शुरू से ही इन सारी चीज़ों का जो है वो क्या रहा है, भोगी रहा है। भारत खुद ने इन चीज़ों को भोगा है। जो है जैसे कि दूसरे जो देश है, जैसे कि ब्रिटेन जैसे जो देश है, वो क्या करते हैं कि अपने से जो निर्बल देश है, अपने से जो छोटे राज्य है, जो कम शक्तिशाली है, उनको क्या करते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं या उन देशों को हड़प लेते हैं। तो इसी का भारत ने विरोध किया है कि ब्रिटेन जैसे कि दूसरे देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर रहा है, उनके ऊपर साम्राज्य स्थापित कर रहा है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को जो है, निर्बल राष्ट्रों को जो है कब्जा कर रहा है। तो उन सबका भारत ने विरोध किया है। और प्रजातिवाद मतलब कि रंग भेद बोल सकते हैं इसको, काले गोरे का जो भेदभाव किया जा रहा है लोगों के साथ, उसका भारत ने जो है विरोध किया है। उपनिवेशवाद का विरोध किया है। तो इन चीज़ों का जो भारत शुरू से क्या करता है, विरोध करता रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं प्रजातिवाद का विरोध, अपोजिशन ऑफ एम्पायरलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड रियलिज्म। भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वयं भुगत भोगी रहा। अपन ने देखा है कि भारत जो है वो साम्राज्यवाद के जो भी दुष्परिणाम है उनका स्वयं भुगत भोगी रहा। भारत खुद ने इन चीज़ों को भोगा है। साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी देश अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर निर्बल राष्ट्र को अपने अधीन कर उनका शोषण करते हैं एवं ये देश विश्व शांति के लिए क्या है, खतरा है।
India itself has been a victim of the ill effects of imperialism, the imperialist and colonial countries, on the basis of their military power, subjugate the weak nation by subjugating them, and this country is a threat to world peace. इसीलिए जिस समय भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, भारत जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उस समय भी भारत की सहानुभूति उन पराधीन देशों के साथ थी जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत जो है खुद तो स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष कर रहा है, पर जो देश कब्जे में है, जो दूसरे देश है, जो स्वतंत्र नहीं है, उनके लिए भी भारत को सहानुभूति है, भारत उनकी भी सहायता करना चाहता है। स्वतंत्रता के पश्चात साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत बन गया। भारत ने उन सभी देशों का खुलकर समर्थन किया जो साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। Therefore, when India was fighting for its independence, at that time also Indian sympathy was with the dependent countries who were fighting for independence. After independence, opposing imperialism and colonialism become the basis principles of Indian foreign policy. Indian openly supported all those countries which were fighting imperialism. इसी प्रकार भारत में प्रजातिवाद व रंग भेद नीति की कटु आलोचना की। इसी प्रकार भारत जो है उसने एक प्रजातिवाद मतलब कि रंग भेद की नीति है उसकी भी कटु आलोचना की है और दक्षिण अफ्रीका व रोडेशिया की गोरी सरकारों का भेदभाव देखते हुए भारत ने इसका विरोध भी किया है। Similarly, India strongly criticized to the racism and apartheid policy, seeing the discrimination of the white governments of South Africa and Rhodesia. India opposed it. चौथा जो अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत है या फिर विशेषता है भारत की विदेश नीति की, वो आ जाएगा मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। भारत जो है वो शुरू से ही मैत्री और शांति बनाना चाहता है। भारत जो है वो शुरू से ही सारे देशों में मैत्री स्थापित करना चाहता है या फिर सारे देशों में शांति बनी रहे, यही चाहता है। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सैद्धांतिक आधार मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी रहा है। भारत जो है वो शुरू से ही सारे देशों के साथ मैत्री बनाए रखना चाहता है और साथ में क्या चाहता है कि सहअस्तित्व बना रहे। सहअस्तित्व का मतलब होता है कि सारे देशों के अस्तित्व को स्वीकार करना और जो देश है उनसे युद्ध ना करना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको जो है अपने साम्राज्य में नहीं लेना और उनके भी अस्तित्व को स्वीकार करना और उनके साथ मित्रता बनाए रखना और उन्हें शांति से रहने दिया जाए। तो भारतीय विदेश नीति एक प्रमुख सैद्धांतिक आधार मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी रहा है। यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया तो आणविक शस्त्रों से समूची दुनिया का विनाश हो जाएगा। भारत ये बोल रहा है कि यदि अगर सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशों के साथ मैत्री संधियां और व्यापारिक समझौते किए हैं। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि विश्व में आज अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए अथवा युद्ध। हम शांति चाहते हैं, अपना वश चलते हम दूसरे राष्ट्र के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं, ये भारत ने कहा है। फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस हैव also been a major ideological basis of Indian foreign policy. If coexistence is not accepted, then nuclear weapon will destroy the whole world. For this reason, India made friendship treaties and trade agreements with more and more countries. Pandit Nehru had clearly said that there is no place for separation in the world today. We cannot live apart from others. We must either cooperate or we want peace. We follow our one control. Don't want to fight with the nation. अगला आ जाएगा अपना संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करता है, फेथ इन यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक ऐसा संघ है जिसमें सारे जो देश है अपने विवादों को लेकर जाते हैं, अपने विवादों को हल करने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करता है। तो भारत बोल रहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पंडित नेहरू
ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनी नीतियों एवं भूमिका द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अटूट विश्वास रखता है। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत इसे विश्व शांति स्थापित करने एवं राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का एक प्रमुख, प्रभावशाली एवं न्यायोचित मार्ग मानता है। विश्व में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के हल ढूंढने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। कोरियो, साइप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि समस्याओं के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भारत ने अपनी सेनाएं वहां भेजी है। We cannot imagine a modern world without the United Nations. Pandit Nehru proved by his position and role after independence that he has unwavering faith in the United Nations. India has been a founding member of the United Nations. India consider it to be the main effective and just way of establishing world peace and fulfillment of nation interested. India played an active role in collaboration with the United Nations in finding solution to various problems arising in the world. India played an active role in collaboration with the United Nations in finding solutions to various problems arising in the world. In the questions of problems like Korea, Cyprus, Congo, Sri Lanka, India sent its force there on the call of the United Nations. छठी जो विशेषता आ जाएगी अपनी, वो आ जाएगी पंचशील की नीति, पॉलिसी ऑफ पंचशील, पंचशील का सिद्धांत। भारत की विदेश नीति का सबसे प्रमुख सिद्धांत माना जाता है पंचशील का सिद्धांत। जो सिद्धांत भारत और चीन के बीच जो ये जो है पंचशील की समझौता नीति या पंचशील का जो है हुआ था। पंचशील, इसके नाम से ही अपन देख लेते हैं कि 5 सिद्धांत, पंचशील मतलब कि 5 बातें जो है वो इसमें लिखी गई है, 5 सिद्धांतों को माना गया है। तो पॉलिसी ऑफ पंचशील, पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। भारत जो है वो शांति स्थापित करने के लिए इसने ये किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बीच में एक समझौते में किया गया है। पंचशील का जो सिद्धांत है वो भारत और चीन के, पंचशील का जो सिद्धांत है वो किसके बीच हुआ है? तो पंचशील का जो सिद्धांत है वो भारत और चीन के बीच, 2 देशों के बीच हुआ है। एक हुआ है आपका भारत के बीच और एक हुआ है चीन के बीच। चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाओ एन लाई थे। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। पंचशील के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के लिए एक दूसरे के साथ आचरण के 5 सिद्धांत निश्चित किए गए हैं। Presentation of the 5 principles of Panchshil is a sign of Indian peace loving. These principles were first presented at the international level in an agreement on 29 April 1954 between the Prime Minister of China, Chao En-lai, and the Prime Minister of India, Pandit Nehru. Through Panchshil, 5 principles of conduct for different nations were fixed with each other. 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से देख लेते हैं। जो भारत और चीन के बीच जो है वो डिसाइड किए गए थे। फर्स्ट, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। मतलब कि एक देश दूसरे देश की जो प्रादेशिक अखंडता है उसका सम्मान करेगा और दोनों ही देश जो है वो अपने मतलब कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता क्या करेंगे? सम्मान करेंगे और उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और उनका जो है उनकी सीमा में नहीं घुसेंगे। ठीक है। सेकेंड है अनाक्रमण, मतलब कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, न भारत चीन पर आक्रमण करेगा और ना ही चीन भारत पर आक्रमण करेगा। तो पहला क्या था? प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना। दूसरा अनाक्रमण, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। देश के अंदर कुछ भी हो रहा है उस पर हस्तक्षेप नहीं करना। अगर चीन के देश में कुछ भी हो रहा है तो अपने को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है और भारत अगर कुछ भी कर रहा है तो चीन उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
चौथा पॉइंट है आपका समानता तथा पारस्परिक लाभ, एक दूसरे के प्रति समानता की भावना रखना और एक दूसरे के लाभ के बारे में सोचना। और पांचवा जो है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखना, मतलब कि जो दोनों ही देश क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और एक दूसरे के प्रति सहअस्तित्व की भावना, मतलब कि एक दूसरे देश के जो है अस्तित्व को बनाए रखना, उनके ऊपर जो है एक तरह से क्या करना है, आक्रमण नहीं करना है और सम्मान की भावना रखना है। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत जो है वो भारत और चीन के बीच जो है प्रिंसिपल्स जो है वो 5 वो क्या हुए थे, साइन हुए थे, जिनमें 5 बातें लिखी हुई थी, जिसे अपन पंचशील का सिद्धांत कहते हैं। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सुप्रीम ऑथोरिटी। सेकेंड, नॉन अग्रेशन। थर्ड, नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। 4, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। 5, अ सेंस ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। अगला जो पॉइंट है अपना वो आ जाएगा निशस्त्रीकरण। ठीक है, निशस्त्रीकरण क्या होता है, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है नए शस्त्र जो बनाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाना, है ना, शस्त्रों पर रोक, ऐसा बोल सकते हैं। निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि शस्त्रों की होड़ संघर्ष का प्रमुख कारण है। जब लोग जो देश है वो शस्त्रों की होड़ करेंगे कि इसके पास ये शस्त्र हैं, हम भी ये शस्त्र बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब शस्त्र बनाने लग जाएंगे तो वो क्या है, संघर्ष का कारण बन जाता है। तो इंडिया हैज़ ए क्लियर बिलीफ दैट द आर्म्स रेस इन द मेन कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। यह जहाँ एक और तनाव और युद्ध का वातावरण निर्माण करता है, जो शस्त्रों की जो होड़ है या फिर शस्त्र जो बनाए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तनाव और युद्ध का वातावरण निर्माण करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक विकास में भी बाधक बनता है। आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा बड़ा बाधक बन सकता है। तो will this tension create an atmosphere of war on the one hand, on the other hand it also become a hindrance in social economic development। शस्त्र व सेनाएं जरूरी है, शस्त्र भी जरूरी है और सेनाएं भी जरूरी है, परंतु उसी सीमा तक जितनी विवेकपूर्ण रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग है, जितनी जरूरी हो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, उतनी ही शस्त्र व सेनाएं जो है वो रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर करेंगे कि उसके पास इतनी है तो हमारे पास भी इतनी होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हमारा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, तनाव का वातावरण भी होगा, युद्ध का वातावरण भी होगा। तो आर्म्स एंड आर्मीज आर नेसेसरी बट ओनली टू द एक्सटेंट दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी जुडिशली डिमांड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एवं बाहर भी निशस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले हर संभव प्रयास को भारत ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। तो इंडिया गिवन इट्स फुल सपोर्ट टू एवरी एफर्ट मेड इन डायरेक्शन ऑफ डिसआर्मामेंट विद इन एंड आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन। अगला जो अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो आ जाएगा अफ्रो एशियाई स्वतंत्रता का समर्थन, सपोर्ट ऑफ अफ्रो एशियाई इंडिपेंडेंस। जो है अफ्रो एशियाई जो स्वतंत्रता है उनका समर्थन किया। भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत चाहता था कि जितने भी एशियाई देश हैं, अफ्रीका के अफ्रो एशियाई देश हैं ना, अफ्रीका के देश, एशिया क्षेत्र के देश है, वो भी क्या हो, स्वतंत्र हो, क्योंकि बहुत सारे देश जो है वो क्या थे, गुलाम थे ब्रिटेन के, हैं। तो एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार थे, जैसे कि ब्रिटेन के साम्राज्यवाद या फिर उपनिवेशवाद के शिकार रहे। आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से ये देश अल्प विकसित, अर्धविकसित या पिछड़े हुए हैं। अतः भारत ने यह प्रयत्न किया है कि इन देशों की स्वतंत्रता स्थायी रहे और ये देश पारस्परिक सहयोग द्वारा अपना आर्थिक एवं तकनीकी विकास कर सके। भारत जो है उसने पूरी कोशिश की है और समर्थन भी किया है कि जितने भी देश हैं जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार हैं उनको क्या करना, आज़ादी दिलाना और उनको विकसित करने में सहायता करना। Most of the countries of Asia and Africa have been victim of imperialism and colonialism. These countries are underdeveloped or backward in terms of economic and industrial. So India tries that the independence of these countries should be permanent, and these countries could achieve their one through mutual cooperation, economic and technological development. साधनों की पवित्रता की नीति। अगला जो हमारी विशेषता है या फिर सिद्धांत है वो आ जाएगा साधनों की पवित्रता की नीति। भारत जो है भारत की जो विदेश नीति है या फिर भारत ने जो अपनी विदेश नीति बनाई है उसमें उसने अपने साधन भी क्या किए, पवित्र और नैतिक बताए हैं। तो पॉलिसी ऑफ पीसफुल मीन्स भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं है। भारत की विदेश नीति जो है वो ना तो अवसरवादी है और ना ही अनैतिक है।
भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस मत से बहुत प्रभावित है कि न केवल उद्देश्य वरन उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। भारत की विदेश नीति क्या बोलती है कि उसके उद्देश्य ही पवित्र नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके प्राप्त करने के जो हमारे साधन है वो भी कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। भारत निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए, हिंसात्मक साधनों से नहीं। Indian policy has not been opportunistic and immoral. Indian foreign policy is greatly influenced by Mahatma Gandhi's belief that not only the purpose but also the means of achieving it should be pure. India continues to strive that international disputes should be resolved by peaceful means and not by violent means. ये हमारे भारत की विदेश नीति के 9 महत्वपूर्ण सिद्धांत बोल सकते हैं या फिर विशेषताएं बोल सकते हैं। विदेश नीति की प्रमुख सिद्धांत या विदेश नीति, भारत की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग।